वेलकम इन ब्राइट रूट क्लासेस। स्टूडेंट्स, ये एक नया प्लेटफॉर्म है आप लोगों के लिए जहां हम लोग क्लास 6 से लेकर 10th के लिए स्पेशलाइज्ड ऑनलाइन क्लासेस का पैकेज आपके लिए लेकर आ रहे हैं। इनफैक्ट ये क्लासेस जो स्टार्ट किया गया है सीबीएसई बोर्ड में जो नए पैटर्न्स आए हैं उसको ध्यान में रखते हुए, ताकि आप इजीली अपने एग्जामिनेशन के लिए खुद को प्रिपेयर कर पाएँ। इनफैक्ट 10th सबसे इम्पॉर्टेंट फेज होता है हमारे लाइफ का, जो हमारा फ्यूचर डिसाइड करता है। बेसिक जहां से हमारा फ्यूचर आगे बढ़ेगा वो 10th है। तो 10th सबके लिए इंपॉर्टेंट होता है, नॉट ओनली फॉर स्टूडेंट्स, फॉर गार्जियन ऑल्सो। सभी लोग ये डिसाइड करते हैं कि 10th में हमारे बच्चे कुछ ऐसा करें ताकि हम फ्यूचर में उनके लिए कुछ बेहतर प्लान कर सकें। और कई स्टूडेंट्स की भी यही तमन्ना होती है कि वो बेहतर कर पाएँ, अपने गार्जियंस के जो एक्सपेक्टेशंस हैं उनको बेहतर तरीके से रिजल्ट्स के तौर पर सामने दिखा पाएँ। तो आपके पास एक मौका है, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण है पहले, इनफैक्ट कोरोना पीरियड के पहले की अगर हम लोग बात करें तो वो एनुअल एग्जाम हुआ करते थे मार्च अप्रैल में, कंप्लीट सिलेबस से क्वेश्चन आया करता था। बट लास्ट ईयर ड्यू टू पेंडेमिक कंडीशंस जो एग्ज़ाम नहीं हुए, बोर्ड को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हुई स्टूडेंट्स के मार्कशीट को तैयार करने में। आप देख रहे होंगे आपके सीनियर्स जो आपके स्कूल्स में पढ़ रहे थे, जो अभी पास आउट हुए हैं, कुछ ऐसे भी मेरिटोरियस स्टूडेंट्स थे जिनके मार्क्स वैसे नहीं आए हैं जैसे आने चाहिए थे, या फिर कुछ ऐसे भी अनएक्सपेक्टेड स्टूडेंट्स थे जिनके अनफॉर्चुनेटली मार्क्स काफ़ी बेहतर आ गए। तो इससे कहीं ना कहीं फ्यूचर पे इफेक्ट तो आता है। आप सभी जानते हैं 10th इंपॉर्टेंट है, तो उसको ध्यान में रखते हुए बोर्ड ने क्या किया, इस बार एग्जाम के पैटर्न को पूरी तरह से चेंज कर दिया है। और हमें भी अपने बदलते हुए परिवेश के साथ खुद को बदलना होगा। तो जो चेंजेस हो रहे हैं उसके साथ हमें भी चेंज होना होगा, ताकि हम अपने एग्जाम्स में बेहतर कर सके, जो हमने गोल सोचा हुआ है उसे हम अचीव कर सके। तो सबसे पहले स्टूडेंट जानना जरूरी है कि एग्जाम का पैटर्न क्या है। इनफैक्ट मुझे लगता है सभी स्टूडेंट्स अवेयर होंगे एग्जाम्स के पैटर्न के चेंजेस के बारे में। स्कूल से भी अवेयरनेस मिल रही है और आजकल ऑनलाइन मीडिया इतनी ज़्यादा डिटेल इंफॉर्मेशन दे रहा है जिससे आपको सारी जानकारी आसानी से मिल सकती है। इनफैक्ट आप सबको पता होगा कि एग्जाम 2 सेमेस्टर में हो रहे हैं और इट्स नॉट कन्फर्म कि सेकेंड सेमेस्टर होगा ही। अगर नेक्स्ट लास्ट 2 ईयर के एक्सपीरियंस को देखें, अगर ऐसी कोई कंडीशन आ जाती है कोरोना जैसी 20 और 21 में जैसी स्थिति थी, तो इस कंडीशन में माइट बी पॉसिबल, अगर ऐसा कुछ हुआ तो शायद सेकेंड सेमेस्टर ना हो। इन दैट केस आपके फर्स्ट सेमेस्टर के मार्क्स के बेसिस पे ही आपके फाइनल रिजल्ट तैयार होंगे। तो द फर्स्ट सेमेस्टर एग्जामिनेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर योर फ्यूचर। तो हमें कोशिश ये करनी है कि पहले सेमेस्टर में ही हम इतने अच्छे मार्क्स ले आए, वो सेकंड सेमेस्टर अगर एग्जाम होता है वहां भी बेनिफिट होगा। और बाय द वे किन्हीं कारणों से, इनफैक्ट कोरोना इज ओनली वन ऑफ रीजन कि वो कैंसिल हो, इन दैट कंडीशन आपका मार्क्स ऑलरेडी फर्स्ट सेमेस्टर में बेहतर है तो सेकंड सेमेस्टर या फाइनल मार्क्स परफेक्ट होंगे। तो हमारी तैयारी आज से ही होनी चाहिए कि हमारा फर्स्ट सेमेस्टर हमारे लिए एक ऐसा मार्क्स तैयार करे जिससे हमें आगे के लिए टेंशन ना हो या हम और बेहतर कर पाए। तो स्टूडेंट्स, पहले जानना जरूरी है कि एग्जाम का पैटर्न क्या होगा। इनफैक्ट सबने सुना होगा एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन है। एमसीक्यू सुनने में आसान लगता है, मैक्सिमम स्टूडेंट्स के दिमाग में कंसेप्शन है या परसेप्शन है एमसीक्यू क्या प्रॉब्लम है, 4 ऑप्शंस होंगे, एक सेलेक्ट करना है। थोड़ा भी पढ़ लेते हैं तो शायद आंसर देख के हमें आंसर याद आ जाएगा। बट अगर आप सही मायने में देखें, अगर ये इतना आसान होता तो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम एमसीक्यू नहीं होता। एमसीक्यू अक्सर कंफ्यूज करता है, खास करके उन बच्चों को, उन स्टूडेंट्स को जो थ्रू आउट कंप्लीट डिटेल्स नहीं पढ़ते हैं, ठीक है, जो सुपरफिशियली पढ़ लेते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, ठीक है, जिनका कंसेप्ट बेस तैयार नहीं होता है, उनके लिए एमसीक्यू बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। वो अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं, आइदर दिस और आइदर दिस, 50%। और मोस्टली ये जो कंफ्यूजन है वो हमेशा या मोस्ट ऑफ टाइम गलत की ओर ही जाता है। बाद में क्लासरूम से निकलने के बाद अफसोस होता है, काश थोड़ा पढ़ लिए होते तो बेहतर होता। तो स्टूडेंट्स, आपकी इस प्रॉब्लम को ही दूर करने के लिए ब्राइट रूट क्लासेस की तरफ से स्पेशल क्लास चलाया जा रहा है फॉर 9th एंड 10th एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और डिटेल स्टडी क्लास 6 to अपवर्ड 10 तक होगी। बट स्पेशली 9th और 10th के स्टूडेंट जिन्हें अभी नवंबर दिसंबर में फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर देना है, पहले हम लोग उस पर फोकस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आई एम रवि प्रकाश और मैं आपको बायो 9th और 10th बायो का क्लास मैं आप लोगों का लूँगा, बायो फैकल्टी के रूप में यहाँ पर आपके सामने हूँ।
हम लोग पहले बात करते हैं 10th के एग्ज़ाम जो फर्स्ट सेमेस्टर में होने जा रहे हैं, तो सिलेबस कुछ तो रिड्यूस हुआ है, सभी जानते होंगे। तो आपके फर्स्ट सेमेस्टर में जो नवंबर दिसंबर में होने वाला है, उसमें जो सीबीएसई बोर्ड ने जो सिलेबस भेजा हुआ है, सिलेबस जो उसने दिया है, उसमें आपका पूछा जाएगा सिर्फ एक चैप्टर, सिर्फ एक टॉपिक से क्वेश्चंस आएगा, और वो टॉपिक है वर्ल्ड ऑफ लिविंग। वर्ल्ड ऑफ लिविंग, ठीक है, वर्ल्ड ऑफ लिविंग, जिससे 10 मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे। इनफैक्ट स्टूडेंट 10 मार्क्स की हम लोग यहां बात कर रहे हैं। ओवरऑल जो साइंस का पेपर है वो 40 मार्क्स का होगा। ध्यान रखना, साइंस का पेपर कितने मार्क्स का होगा? 40 मार्क्स के एग्जाम्स होंगे। बट 40 मार्क्स के पेपर में ध्यान रखिएगा, एक्चुअली आपके जो क्वेश्चंस आएंगे वो 60 क्वेश्चंस होंगे। नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होंगे? 60, और 60 में से आपको एनी 50 क्वेश्चंस का आंसर करना है। आंसर ओनली 50 क्वेश्चंस, एंड ईच क्वेश्चन हैविंग वेटेज ऑफ 0.8। एक क्वेश्चन अगर आप करेक्ट करते हैं 0.8 मार्क्स मिलेगा, ओवरऑल 40 मार्क्स। तो आपको 50 क्वेश्चंस करना है, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 60, इन विच you have to attempt 50 questions only, and each question having 0.8 marks, overall 40 marks। and ये हो गया आपका थ्योरी की बात कर लें, ये थ्योरेटिकल एग्जाम या एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम, एंड 10 मार्क्स फ्रॉम योर इंटरनल असेसमेंट और प्रैक्टिकल मार्क्स। यानी ओवरऑल जो फर्स्ट सेमेस्टर में साइंस का पेपर है वो 50 मार्क्स का है, ठीक है। थ्योरेटिकल जो आप एग्जाम देंगे 40 मार्क्स, और 10 मार्क्स जो आपको स्कूल की तरफ से प्रैक्टिकल में या इंटरनल असेसमेंट के तौर पे मिलेगा, तो 50 मार्क्स का एग्जाम होगा। और इनफैक्ट स्टूडेंट्स, अगर आप कंटिन्यूअसली हमारे चैनल के साथ जुड़े रहते हैं, हमारे क्लासेस के साथ जुड़े रहते हैं, तो हम इस बात की गारंटी लेते हैं कि बायो में और फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मैथ में जो भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे 100% हमारे क्लासरूम से आएगा। आप 100% स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। इस बात की गारंटी है, चैलेंज है हमारा। तो शुरू करते हैं। इनफैक्ट बायो की बात कर ली हमने, फिजिक्स से जो मैंने कहा बायो लिविंग बट 10 मार्क्स का आएगा। इसी तरह से अगर हम लोग बात करें तो केमिस्ट्री से 16 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, फ्रॉम केमिस्ट्री 16 मार्क्स, और फ्रॉम फिजिक्स 14 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे, ओवरऑल 40 मार्क्स, ठीक है। केमिस्ट्री के लिए आपको आपके बुक्स का चैप्टर नंबर 1, 2 और 3 देखना है। लिविंग, वर्ल्ड ऑफ लिविंग चैप्टर 6 है, और फिजिक्स के लिए 2 चैप्टर्स आपको डिस्कस करने हैं, वो है चैप्टर 10 और 11, ठीक है। तो इतने चैप्टर्स आपको देखने हैं। इनफैक्ट फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए अलग अलग फैकल्टी हैं, उनके वीडियोस भी आ चुके हैं, तो फिजिक्स केमिस्ट्री वो डिस्कस करेंगे। माय रिस्पॉन्सिबिलिटी इज बायोलॉजी, और बायो में आपको एक चैप्टर पढ़ना है। इनफैक्ट सुनने में ये बहुत सिंपल साउंड करता है, ओनली 1 चैप्टर, बट स्टूडेंट्स काफ़ी ज़्यादा टॉपिक है। द वर्ल्ड ऑफ लिविंग, इसमें हमें ह्यूमन फिजियोलॉजी डिटेल्स पढ़नी है। नॉट ओनली ह्यूमन फिजियोलॉजी, लिविंग बींग्स के सारे फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़, यानी कोई भी ऑर्गेनिज्म किस तरह से अपने वाइटल फंक्शन को करता है, उनके सारे कंप्लीट प्रोसेस पढ़ने, न्यूट्रिशन, रेस्पायरेशन, डाइजेशन, एक्सक्रीशन, ये सारे प्रोसेस, इनफैक्ट कंट्रोल कोऑर्डिनेशन जो मे भी शायद सिलेबस में नहीं है। तो ये सारे टॉपिक को हमें डिटेल में पढ़ना है, और डिटेल इसलिए क्योंकि एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस है, कहीं से भी आ सकता है, कुछ भी पूछा जा सकता है। तो आप रट कर एमसीक्यू नहीं कर सकते, आपको उसके लिए पूरा कंसेप्ट क्लियर करना होगा, और वो करवाने की जिम्मेवारी हमारी है। और रेगुलर जुड़े रहें चैनल के साथ, आप इजीली अपने टॉपिक पे कमांड कर सकते हैं। सारे क्वेश्चंस को आप इजीली डिटेल्स में, आइदर एमसीक्यू हो, शॉर्ट हो, लॉन्ग हो, आप इजीली लिख सकते हैं। हमें सिर्फ इस सेमेस्टर नहीं, नेक्स्ट सेमेस्टर के लिए भी तैयार होना है। तो स्टूडेंट्स, मैं आज सिंपल बहुत छोटा सा टॉपिक डिस्कस करूंगा आप लोगों के साथ, जो कि बहुत बड़ा कंफ्यूजन है, मैक्सिमम स्टूडेंट्स के साथ होता है। मैंने लगभग 10 सालों से मैं जो पढ़ा रहा हूँ, ये एक्सपीरियंस रहा है। ये एक ऐसा टर्म है जिसमें अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूज करते हैं, ठीक है। टॉपिक इज वर्ल्ड ऑफ लिविंग। तो सबसे पहले हमें यह जानना होगा कि लिविंग किसे कहेंगे, हु इज लिविंग, लिविंग कौन है, कैरेक्टर्स ऑफ लिविंग, कैरेक्टर्स क्या होते हैं लिविंग्स के। और जब भी ये क्वेश्चन किसी स्टूडेंट से पूछा जाता है, जो मैंने देखा हुआ, मैक्सिमम स्टूडेंट का फर्स्ट रिप्लाई जो होता है, इनफैक्ट आई थिंक मैक्सिमम जो स्टूडेंट्स अभी देख रहे हैं उनका भी, मुझे जहां तक उम्मीद है, रिप्लाई होगा द स्ट्रक्चर विच हैज कैपेसिटी ऑफ रेस्पायरेशन, या जो रेस्पायरेशन कर रहे हैं वो लिविंग है। पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट जो सभी स्टूडेंट कहते हैं कि रेस्पायरेशन इज द मेन कैरेक्टर ऑफ लिविंग बींग्स, जो सांस लेता है, सिंपल वर्ड में। पर स्टूडेंट्स, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, हमारे अर्थ पर जो फर्स्ट ऑर्गेनिज्म थे, आई थिंक 9th में आप लोगों ने पढ़ा होगा, दीज आर आर्की बैक्टीरिया, और आर्की बैक्टीरिया डज नॉट रेस्पायर।
तो रेस्पायरेशन इज नॉट एन इंपॉर्टेंट कैरेक्टर ऑफ एनी लिविंग बींग्स, राइट। इनफैक्ट अगर मैं कहूँ कि रेस्पायरेशन नॉन लिविंग में भी होता है तो शायद कुछ लोगों को थोड़ा सा डिफरेंट सा लगेगा कि कुछ अजीब सी बात हो रही है, बट आप जान लें हम रेस्पायरेशन क्यों करते हैं। सबसे पहली बात तो ये जाने कि हम रेस्पायरेशन करते क्यों है। व्हाट इज रेस्पायरेशन? नॉर्मली हम लोग समझते हैं इनहेलेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड एक्सहेलेशन ऑफ CO2, दैट इज रेस्पायरेशन। ऐसा नहीं है। ये तो प्रोसेस हो गया कि हमने ऑक्सीजन लिया और हमने कार्बन डाइऑक्साइड को निकाला, पर उस ऑक्सीजन का क्या हुआ और ये कार्बन डाइऑक्साइड कहां से आया? मेजर चीज तो ये जिस पे हम ध्यान ही नहीं देते, बस लिए जा रहे हैं। होता ये है कि जब हम ऑक्सीजन लेते हैं हमारे लंग्स में पहुंचता है, या फिर जो भी गिल से ले रहे हैं या कोई अलग अलग स्ट्रक्चर से, स्किन से ले रहे हैं, सिलोम से ले रहे हैं, कहीं से भी ऑक्सीजन ले रहे हैं। अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग प्रोसेस होता है, प्लांट में भी होता है, वो स्टोमाटा से लेते हैं। तो ऑक्सीजन आया, आने के बाद वो हमारे सेल्स में जाता है और जहां सेल्स में ये ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन के में काम आता है। सेल्स में बेसिकली माइटोकॉन्ड्रिया और साइटोप्लाज्म में ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है, उसके लिए ऑक्सीजन चाहिए। तो इसलिए हम ऑक्सीजन लेते हैं ताकि फूड मटेरियल, न्यूट्रिशनल मटेरियल, ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन और एनर्जी का फॉर्मेशन हो। तो रिस्पायरेशन का जो बेसिक पर्पस है वो है सिंथेसिस ऑफ एनर्जी, जो हमारे सेल के अंदर होता है, साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। दैट्स व्हाई माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल। ठीक है, तो ध्यान रखना है कि हम रिस्पायरेशन क्यों कर रहे हैं, बिकॉज फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP। और इसी प्रोसेस के दौरान जब ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है हमारे सेल में, हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में, साइटोप्लाज्म में, तो उस समय एनर्जी ATP के फॉर्म में बनती है और बाई प्रोडक्ट के रूप में CO2 बनता है। एंड CO2 इज ए पॉइजनस गैसेस। तो हमारा सेल तुरंत उसे बाहर निकालता है, वो हमारे ब्लड में आता है, लंग्स में आता है और देन हम उसे बाहर निकालते हैं, एक्सेल करते हैं। दैट इज कंप्लीट रिस्पायरेशन। तो हम रिस्पायरेशन क्यों कर रहे हैं? फॉर द सिंथेसिस ऑफ एनर्जी, न्यूट्रिशन मटेरियल से एनर्जी बन सके। अब मैं आपको छोटा सा एग्जांपल बताता हूं। आप किसी एक व्हीकल को एग्जांपल ले लीजिए, आइदर बाइक हो, कार हो, उनका न्यूट्रिशन है पेट्रोल या डीजल। हमारी तरह वो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन नहीं ले रहे, पर उनका भी तो न्यूट्रिशन है पेट्रोलियम। और आप जानते हैं कि उन सब में एयर की जरूरत होती है। विदाउट एयर कोई भी व्हीकल नहीं चलेगा, है ना। उनमें एयर फिल्टर होता है ताकि वो एयर को लें। और वो एयर क्यों लेते हैं, ऑक्सीजन क्यों लेते हैं? ताकि फ्यूल का कंबंसन हो सके और एनर्जी का फॉर्मेशन हो। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ध्यान दीजिएगा, जितनी भी व्हीकल्स की मैं बात कर रहा हूं, सारे व्हीकल्स क्या कर रहे हैं, वो ऑक्सीजन ले रहे हैं हमारी तरह। जैसे हम सांस लेते हैं, ठीक है, इनहेलेशन, ऑक्सीजन ले रहे हैं। व्हाई? फॉर द सिंथेसिस ऑफ एनर्जी। व्हीकल्स में भी सेम कंडीशन होता है, वो भी ऑक्सीजन लेते हैं फॉर द कंबंशन ऑफ फ्यूल, ताकि एनर्जी बने और वो व्हीकल्स चल सके। ठीक है, तो सेम प्रोसेस, और वहां भी बाय प्रोडक्ट बन रहा है CO2 जो वो बाहर निकालते हैं। तो रिस्पायरेशन जैसा प्रोसेस तो व्हीकल्स में भी है, तो क्या हम उसे लिविंग कहेंगे? नहीं कहेंगे। तो ध्यान रखना स्टूडेंट्स, रिस्पायरेशन इज नॉट एन इंपॉर्टेंट कैरेक्टर ऑफ लिविंग बींग्स। ये नॉन लिविंग में भी होता है। तो ध्यान रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर ऑफ लिविंग बींग्स, लिविंग किसे कहेंगे, अभी भी क्वेश्चन वहीं पर है। तो ध्यान रखना है, मेजर थ्री कैरेक्टर्स। दिस इज द स्ट्रक्चर विच हैविंग कैपेसिटी ऑफ रिप्रोडक्शन। कैपेसिटी ऑफ reproduction means the ability of organism to produce similar kind of new organism is known as reproduction। सिर्फ लिविंग बींग्स ही रिप्रोडक्शन कर सकता है, अपने जैसे ऑफस्प्रिंग जनरेट कर सकता है। नॉन लिविंग में ये कैपेसिटी कभी नहीं होगी। सेकंड, ग्रोथ। लिविंग्स में ग्रोथ होता है। ग्रोथ मीन्स सिर्फ लंबाई बढ़ना नहीं है, किसी भी तरह के चेंजेस। प्लांट में अगर लीफ आ रही है, ब्रांचेस आ रहे हैं, वो भी ग्रोथ है। हमारे बॉडी में जो चेंजेस हो रहा है वो भी ग्रोथ है। तो लिविंग में ग्रोथ होता है, नॉन लिविंग में कभी भी ग्रोथ नहीं होता है। थर्ड वन, चेंजेस इन जेनेटिकल कैरेक्टर। चेंजेस इन जेनेटिकल कैरेक्टर्स मीन्स सभी लिविंग बींग्स में जेनेटिकल कैरेक्टर्स हैं। दोज कैरेक्टर विच ट्रांसफर फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन इज कॉल्ड जेनेटिकल कैरेक्टर। राइट, हमारे पेरेंट्स से हमें कैरेक्टर आया, हमसे हमारे नेक्स्ट जनरेशन में जाएगा। दीज आर नोन एज जेनेटिकल कैरेक्टर, लाइक आवर ब्लड ग्रुप, आवर कलर ऑफ स्किन, आवर हाइट, दीज आर जेनेटिकल कैरेक्टर। और लिविंग में जेनेटिकल कैरेक्टर में चेंजेस पॉसिबल है, और इसी चेंजेस के कारण तो हम बंदर से इंसान बन पाए, और आगे भी ये चेंजेस हो रहे हैं रेगुलर बेसिस पे। तो लिविंग में ये तीन मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर होने चाहिए। These three are the most important character of living beings, most important। ठीक है, इसके अलावा भी और भी कैरेक्टर्स होते हैं। अब वहां आप मेंशन कर सकते हैं कि दे हैव रेस्पायरेशन, न्यूट्रिशन, एक्सक्रीशन, लोकोमोशन, मूवमेंट, मेटाबॉलिक एक्टिविटी, सेंसिटिविटी एटसेट्रा। तो ढेर सारे वो आप
ऐड कर सकते हैं, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स आर रिप्रोडक्शन, ग्रोथ एंड चेंजेस इन जेनेटिकल कैरेक्टर। तो जिनमें ये 3 कैरेक्टर्स होंगे दे आर लिविंग, और हमें लिविंग के ही सारे फंक्शन के बारे में पढ़ना है। हाउ दे रिप्रोड्यूस, उनमें न्यूट्रिशन कैसे होता है, वो डाइजेशन कैसे करते हैं, रेस्पिरेशन कैसे होता है, ये सारी चीज़ें हमें इस चैप्टर में पढ़नी है, जो हम नेक्स्ट क्लासेस से स्टार्ट करेंगे। आज सिर्फ इंट्रोडक्शन था। रेगुलर बने रहिए, रेगुलर बेसिस पर आपको डिटेल डिस्क्रिप्टिव क्लासेस मिलेगा विथ MCQ। हम लोग साथ साथ टॉपिक भी पढ़ेंगे, एक एक टॉपिक को डिटेल में समझेंगे भी, और ना सिर्फ समझेंगे, नोट्स के साथ साथ उस टॉपिक से रिलेटेड कौन कौन से MCQ इंपॉर्टेंट है जो आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं, उनको भी साथ में नोट डाउन करते चलेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आप नेक्स्ट क्लासेस में साथ में बने रहेंगे। थैंक यू।